हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी, बीपीएससी तथा सीडीपीओ का एग्जाम का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तीनों परीक्षाओं के प्रीलिम्स में अब लगभग 2 से 3 महीने बाकी हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी जो है अंतिम अवस्था में आ चुकी है, विशेषकर बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, क्योंकि इसमें डेट 2-3 बार बढ़ चुके हैं। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है कि जो भी आप पढ़े हैं उसे रिवीजन करें तथा जो इस तरह का जो टेस्ट सीरीज है उसको देखकर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। ये टेस्ट सीरीज का आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे किस दिशा में जा रही है तथा आप कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें और तैयारी की और रिवीजन की आवश्यकता है। तो आज मैं टेस्ट सीरीज जो बारहमा है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। 11 टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है डिफरेंट संडे को। तो मैं आज जो संभावित 50 क्वेश्चन है यूपीएससी, बीपीएससी तथा सीडीपीओ के लिए, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे अरुबेरी पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो अरुबेरी पक्षी अभयारण्य है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अरुबेरी आर्द्रभूमि को हाल में ही अरुबेरी पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। तो इसका आंसर होगा ए। केंद्रीय बजट 2022-23 में अभी जो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ था उसमें देखते हैं कि जो वित्त मंत्री के द्वारा केन बेतवा जो नदी जोड़ने के लिए कुछ अमाउंट के लिए बारे में बोला, उसके डिफरेंट डायमेंशन पे उन्होंने जोड़ दिया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि केन नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो केन नदी है 2 राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 ही स्टेट से गुजरती है। इसका आंसर होगा बी। हाल ही में चर्चा में रहे संपन्न परियोजना निम्न में से किस से संबंधित है। तो ये जो संपन्न परियोजना है वो है दूरसंचार विभाग में जो पेंशनधारियों की जो ऑनलाइन पेंशन वितरण के संबंध में है। तो इसका आंसर होगा सी। लोकुल आयोग का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो लोकुल आयोग जो है, सॉरी, किस राज्य से नहीं है, किससे संबंधित है, सुधार लीजिएगा। ऐसे राज्य से पूछा जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल राज्य स्टेट के द्वारा ही लोकुल आयोग का गठन किया गया। लेकिन ऑप्शन में हम लोग देखते हैं जो पेगासस स्पाईवेयर घटना है उसकी जांच के लिए बना है। तो ये यहाँ पे राज्य नहीं किससे संबंधित है ये आप लोग देख लीजिए। ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लोकुल आयोग का गठन किया गया पेगासस स्पाईवेयर घटना की जांच के लिए। स्वदेश निर्मित रुस्तम 2 क्या है। तो स्वदेश निर्मित जो रुस्तम 2 है वो यूएवी है, अनमैन आर्म व्हीकल, मानव रहित हवाई जहाज, जिसको ड्रोन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर बी होगा। अब बिहार पे कुछ आते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो यहाँ पे जो पटना में जो लॉ कॉलेज घाट है महेंद्र के पास, यहाँ पे पटना में की गई है। इसका आंसर सी होगा। बिहार के किस जिले में स्वर्णगिरी तथा व्यवहारगिरी पहाड़ियों के बीच जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है। तो काफी फेमस आप लोग देख जानते हैं जो जू सफारी का निर्माण किया जा रहा है स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों के बीच, वो है नालंदा जिला के राजगीर में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अविवाहित लड़कियों के इंटर पास होने पर कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें है कि बच्चे जो शिशु कन्या है, शिशु कन्या के जन्म से लेके स्नातक तक विभिन्न चरणों में कुल 94,100 रुपया दिया जाता है। इसमें है कि जो इंटर पास करने पे अगर लड़कियां अविवाहित है, एक कंडीशन ये है कि लड़कियां अविवाहित है उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगर विवाहित है तो उनको पैसा राशि नहीं दी जाएगी। ये है कि बालिकाओं के, लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने के लिए की जा रही है, क्योंकि 18 वर्ष के पहले ही वो ज़्यादातर लड़कियां इंटर पास कर जाती है। तो अगर वो अविवाहित है तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर 25,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा अगर स्नातक ग्रेजुएशन हो जाता है तो अगर विवाहित हो या अविवाहित हो उसको 50,000 रुपया अनुदान स्वरूप दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को प्रदर्शित करने के लिए बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति का निर्माण किया जा रहा है। तो ये वैशाली में किया जा रहा है।
हाजीपुर, जिसको वैशाली बोला जाता है, वहां पे, यहाँ पे बी इसका आंसर होगा। सेंडई एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30, यहाँ पे याद रखिए सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि आपदा से संबंधित है, वो तैयार करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो अपना जो स्टेट है बिहार, वो है। इसका आंसर होगा डी। अब है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल समझौता के तहत रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जिनेवा प्रोटोकॉल है, जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत की रासायनिक एवं जैविक रूप से हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। पहला जो जिनेवा प्रोटोकॉल था वो 1925 में हुआ था और 1928 से लागू है। इसके बाद क्या कि 1972 में जैविक हथियारों पे संधि हुई थी, जैविक हथियारों पर संधि हुई थी। इसके बाद 1993 में रासायनिक जो हथियार होते हैं उस पे संधि हुई थी। तो यहाँ पे एक जेनेवा प्रोटोकॉल आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले 1925 में इस पे समझौता हुआ था। उसके बाद 1972 में स्पेसिफिकली जैविक हथियारों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। 1993 में रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने की बात की गई थी। इसका आंसर होगा ए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं, इसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा है उसको जो फाइनेंस जो वित्त प्रभावित करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है, ये दोनों इसमें सहयोग करता है। तो इसमें IMF शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा डी, ये तीनों शामिल है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 17 लक्ष्य एवं 169 परियोजना रखे गए हैं। इसको किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? तो जो SDG जो है वो 15 वर्षीय है, 2015 से 30 तक इसको पूरा करना है, 15 वर्षों में। इसका आंसर होगा सी। जैविक हथियारों से संबंधित जो नागोया प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल जो जैविक विविधता से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी आनुवांशिक संसाधनों से जो लाभ होता है उसको सभी देशों को समान बंटवारे से संबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि सभी का उस पर समान हक है। इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988, इसमें 33% पे रखा गया है लक्ष्य। तो यहाँ पे कोई नहीं, इसका आंसर होगा ई, 33%। आप लोग याद रखिएगा, एक तिहाई जितनी भूमि है, एक तिहाई भूमि लगभग 33% पे जो वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अब है कि भारत को वर्ष 2014 से 19 के दौरान सर्वाधिक जो एफडीआई जो हुआ है उसमें सबसे अधिक किस देश से प्राप्त हुआ है? 14 से 21 के बीच में कहा जा रहा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सबसे अधिक जो आया है वो है सिंगापुर, फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरा में मॉरिशस है, तीसरा में अमेरिका है, चौथा में नीदरलैंड यानी हॉलैंड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इन 2020-21 में हम लोग देखते हैं कि 81.97 बिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी अधिक है, तो एफडीआई यहाँ पे प्राप्त हुआ है। एफडीसी नहीं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाइका विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में घोषित करने की मांग की जा रही है। इस विद्रोह का संबंध किस राष्ट्र से है? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह हुआ था, जो कि उड़ीसा में हुआ था। माना ऐसा कुछ उड़ीसा के द्वारा माना जाता है कि हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को मानते हैं। इससे पहले ही पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग की जा रही है। इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा निम्न में से किस देश में नवनिर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो मंदिर है वो बांग्लादेश में है। इसका आंसर होगा सी, ढाका। बांग्लादेश के ढाका में है, राजधानी ढाका में। इसका आंसर होगा सी। अब एक निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है। जो 11 अधिकार है, पहले 10 था, अभी एक 11 हो गया है। इसमें जो 11 अधिकार है वो आप लोग
याद रखिएगा कि आपको पीटी के साथ साथ जो मेंस होता है उसमें आपको बहुत फायदा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों या स्मारकों की रक्षा करना है ये मौलिक कर्तव्य नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में से किस बात में संविधान के आधारभूत संरचना की बात कही गई है? तो ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो बना दिया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती है, इसमें आधारभूत संरचना की बात कही गई। इसमें कहा गया कि संसद का अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो आधारभूत ढांचे हैं, संरचना है, उस पर वो संशोधन नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती बाद में ये कहा गया है। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालयों को संबंधित मामलों में कार्य करने से मना कर सकता है? ये उच्चतल नहीं उच्चतर न्यायालय हो जाएगा, उच्चतर न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो प्रतिषेध। प्रतिषेध में वो एक जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को काम करने से मना कर देता है, ताकि जानता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद 1A है, उसी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1960 में ही बंबई को विभाजित गुजरात बनाया गया और शेष एरिया था उसको महाराष्ट्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। 1962 में पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 1963 में नागालैंड को ही राज्य बनाया गया है, लेकिन जो पंजाब से जो हरियाणा को अलग करके जो राज्य बनाया गया है वो 1966 में है। इस पे एक वीडियो मैंने बना के अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। उसको अगर दिक्कत डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ये 1966 में किया गया। इसका आंसर होगा डी। अटल नवाचार मिशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अटल नवाचार मिशन है जो 2016 में स्टार्ट किया गया था, ये नीति आयोग के द्वारा। इसका आंसर होगा ए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो मिशन इंद्रधनुष में कहा गया है कि बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे बच्चों छूट जाते हैं, तो इसलिए जो 7 जो मुख्य बीमारियां हैं उसके लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको 7 तरह की बीमारियों से रक्षा के लिए बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाया जाए। इसका आंसर होगा सी। अब है कि निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद मर नहीं सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, यहाँ पे गांधी जी ने कहा था, और इसके बाद जो यंग इंडिया में इनका लेख छपा था इसमें कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इसका आंसर होगा सी। इसमें कहा गया था दे विल किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधी जी। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण हुआ? तो हम लोग देखते हैं कि 1909 में जो पहली बार भारतीय अधिनियम 1909 के तहत जो पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। इसका आंसर होगा सी। संविधान सभा जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था का गठन किया गया किस प्लान के अंतर्गत? तो यहाँ पे देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया गया था? उस समय जब एग्जाम में सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे। तो आप अपना यहाँ पे देखते हैं जो जेपी जयप्रकाश नारायण जिसने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था, तो 1942 में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने ही सिर्फ मात्र 20 दिन बचा हुआ था तब पटना कॉलेज को छोड़ दिया गया था असहयोग आंदोलन में विरोध के लिए है। इसका आंसर डी होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे सर विलियम जोन्स। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस काफी इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम फास्फेट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा डी। मां का दूध नवजात शिशुओं को लगभग संपूर्ण आहार पाया देता है, लेकिन इनमें से किसका इसका अभाव पाया जाता है? तो हम लोग जो देखते हैं नवजात बच्चे जो माँ का दूध पीता है उसमें सभी चीज होता है, लेकिन आयरन की कमी इसमें पाई जाती है। जीवन का संघर्ष लाइफ फॉर द फिटेस्ट, लाइफ फॉर द सर्वाइवर या योग्यतम का उत्तर जीवता,
किससे संबंधित है, तो पता ही होगा, डार्विन के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, डार्विन-बार्ड। इसमें कहा गया कि आपको जीने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, नहीं तो जो आपसे जो बड़ा जीव होगा वो आपको मारते हुए आगे निकलता चल जाएगा। इसमें यही है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट डार्विनवाद के द्वारा कहा गया है। ये कलर ब्लाइंडनेस, या जो इसको हिंदी में वर्णांध बोलते हैं, किस रंगों में भेद नहीं कर सकता। जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको बीमारी होती है, वो जो सिग्नल का लाइट होता है लाल और हरा, उसको वो विभेद नहीं कर सकता। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ड्राइवर की नौकरी होती है उसमें विशेष रूप से जो जो कलर ब्लाइंडनेस का चेक किया जाता है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको लाल और हरे में डिफरेंस वो नहीं देख सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए। टाइफाइड में से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड में हम लोग देखते हैं जो आंत होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो इसका आंसर होगा ए, सॉरी डी। अब कहा गया कि उपनिषदों का विषय क्या है, उपनिषद किससे संबंधित है, तो उपनिषदों में मेन रूप से दर्शन की चर्चा कही गई है। इसका आंसर होगा ए। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो जो सीयू की जो ह्वेंग सांग हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया आए थे, इन्होंने नालंदा में भी रह के अध्ययन किया था, इनके द्वारा ही सीयू की नामक यात्रा विवरणी लिखा गया है। निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो दिल्ली के कुन्हा एक किला, एक कुन्हा मस्जिद है, वो 1541 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। इसका आंसर होगा बी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा के जो पत्थर उसको काटकर मंदिर बनाया गया था। इसका आंसर होगा बी। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था, चंद्रगुप्त मौर्य का महल, वो किससे बना हुआ था, तो आप लोग बिहार के पटना में आप लोग जाके देखे भी होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। अब है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वो निम्न में से किस फोर्स के द्वारा ऐसा करता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा ही एक सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। इसी कारण जो चंद्रमा पे कोई भी संचरण नहीं कर सकता। वहां पे देखते हैं कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वो निर्वात रहने के कारण ही वो एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, तो यहाँ पे ध्वनि होगा। ध्वनि के लिए किसी भी संचरण की आवश्यकता होती है। अब होगा दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है, तो दूरसंचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे है वो माइक्रोवेव है। इसका आंसर होगा ए। गैल्वेनाइज जो आयरन होता है, गैल्वेनीकृत लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर किसका लेप लगाया जाता है, तो इसको प्रिजर्वेशन के लिए जस्ता का लेप लगाया जाता है गैल्वेनाइजेशन के लिए। इसका आंसर होगा ए। बेकिंग सोडा क्या है, तो हम लोग जो बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसमें उसका देखते हैं, इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। इसका आंसर होगा ए। अब है कि हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स से देखते हैं, तो इसमें कहा गया कि संघीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो जो केंद्रीय संघीय बजट है उसका अनुच्छेद 112 में कहा गया है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो राज्य बजट, जो राज्य सरकार जो बजट पेश करती है, उसको अनुच्छेद 302 में का उल्लेख किया गया है। तो आपको दोनों याद रखिए, यूनियन केंद्रीय बजट हो गया ये 112, और जो राज्य सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वो है 202। इसका आंसर होगा बी। स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्ति है, तो हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFA है। यहाँ पे सभी देशों को अपना राइट दिया गया है कि जरूरत पड़ने पे स्पेशल ड्राइंग राइट उनको दिया गया कि
जरूरत पड़ने पे आवश्यक राशि वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। भारत निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि G20 का है जो 20 सदस्य है, एससीओ संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का है, ब्रिक्स का भी है, यहाँ पे ओपेक है, ओपेक का इंडिया मेंबर नहीं है। इसका आंसर होगा डी। अब एक टैक्सेशन एक उपकरण है, तो टैक्सेशन एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नरसिम्हम कमेटी, गोपैया कमेटी, नायक कमेटी, तीनों का संबंध बैंकिंग सेक्टर से है। लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है जिसका संबंध है चुनाव सुधार से, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इनका संबंध बैंकिंग सेक्टर से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन पर मैंने डिस्कशन किया वो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रत्येक संडे को जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता हूँ उसमें आप भाग ले, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें तथा अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने कितना स्कोर किया है वो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।